हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। आज हम करेंगे डिमांड 11th का टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम चल रहे हैं सब लोगों के, आई होप कि सबके एग्जाम अच्छे चल रहे होंगे। तो इसके साथ ही हम आज डिमांड रिवाइज करेंगे। डिमांड का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिटर्मिनेंट्स कवर किए थे, वो डिटर्मिनेंट्स आप मेरी पार्ट 1 वीडियो में देख सकते हैं। इसमें हम कवर करेंगे डिमांड फंक्शन क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ फटाफट से हम सीखते हैं। सबसे पहले है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन quantity demanded of a particular commodity and factors influencing it। डिमांड फंक्शन बच्चों एक रिलेशनशिप शो करता है। किसका रिलेशनशिप शो करता है? कि कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, और जो उसको फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा, सारे फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड्स जिसको प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बोलते हैं, इनकम, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट दोनों आते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इन फ्यूचर। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। जब हम इन सब सारे डिटर्मिनेंट्स को एक फंक्शन में पढ़ते हैं तो वो इफेक्ट करते हैं डिमांड को, तो वही डिमांड फंक्शन है। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट लगा के बाहर एफ लिख दिया, मतलब फंक्शन ऑफ। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, अब इसको ब्रैकेट लगा के हमने बाहर एफ लिख दिया, मतलब ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये डिमांड के फंक्शन का काम करते हैं। तो वही फैक्टर्स है जो स्टडी करके आए हैं वो अंदर रखेंगे, और यहाँ डिमांड इक्वल टू करके एफ लगा के, मतलब फंक्शन है किसका? डिमांड फंक्शन है, इन सब का फंक्शन है। डिमांड को ये सब इफेक्ट करते हैं। प्राइस भी इफेक्ट करती है, अदर गुड्स का प्राइस इफेक्ट करता है, इनकम भी करेगा, टेस्ट और एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस इन फ्यूचर। तो यही डिमांड फंक्शन है। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट। डिमांड शेड्यूल का मतलब एक टेबल की फॉर्म में आपको स्टेटमेंट बनानी है, शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, मतलब जिसमें हम ये शो करेंगे कि कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस। हर एक प्राइस पे कितनी जो क्वांटिटी है वो डिमांड की जा रही है, उसको टेबल की फॉर्म में दिखा दो, वो डिमांड शेड्यूल बन जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम पीरियड, स्पेसिफिक उस टाइम पीरियड में। अब आप ये लगा लो कि अगर हम डिमांड शेड्यूल जो है, अब दो तरह स्टडी होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब मैं आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक बना के दिखा रही हूँ, एक हाउस होल्ड का। तो प्राइस एक लगा लो, जैसे 5 4 3 2 1। फॉर एग्जाम्पल कोई कमोडिटी एक्स है, कोई कमोडिटी एक्स लगा लो, या कोई एप्पल लगा लो। एप्पल का अगर 5 रुपए प्राइस है, ठीक है, तो हम क्वांटिटी डिमांडेड करेंगे, उसकी कितनी है? क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे ही प्राइस उसका 4 हुआ क्वांटिटी डिमांडेड इज 2, जैसे ही 3 हुआ क्वांटिटी डिमांडेड 3, जैसे ही प्राइस 2 हुआ क्वांटिटी डिमांडेड 4, जैसे ही प्राइस 1 आया क्वांटिटी डिमांडेड 5। तो ये क्या है? ये एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड की क्वांटिटी डिमांडेड और उसका शेड्यूल है, यानी डिमांड शेड्यूल ऑफ अ इंडिविजुअल। डिमांड शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल एक हाउस होल्ड का। लेकिन मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है बेटा? मार्केट डिमांड शेड्यूल वो होता है जहां पे हमें जो कलेक्टिव हाउस होल्ड्स का हमें मार्केट डिमांड बनानी होती है। ठीक है, जब ज्यादा हाउस होल्ड्स का हम इकट्ठा बनाते हैं वो मार्केट डिमांड शेड्यूल आता है। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल देख लो कैसे बनेगा। अब यही प्राइस लेके चलते हैं, मान लो कमोडिटी एक्स लेके चलते हैं, प्राइस है 5 4 3 2 1, ये हमने ले लिए प्राइस। ठीक है, वेरियस अलग अलग प्राइसेस ले लिए। अब इसमें हम बनाएंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स। दो इंडिविजुअल ले लेंगे, दो हाउस होल्ड ले लेते हैं। ठीक है, मान लो एक हाउस होल्ड ए लेके चलते हैं, ये एच ए लिख दिया मैंने, हाउस होल्ड ए। तो डिमांड ऑफ ए जो हाउस है उसका क्या रहेगा? डिमांड इसकी है 1। जब इसका वही लेके चलते हैं जो अभी हम स्टडी करके, एक हाउस होल्ड को तो यही रख लेंगे। अब जो दूसरा हाउस होल्ड है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा हाउस होल्ड है बी, तो डिमांड ऑफ बी हाउस होल्ड जो बनाएंगे, मान लो वो 5 रुपए का जब कमोडिटी एक्स है वो 2 की डिमांड कर रहा है, लेकिन जैसे ही 4 हुआ वो 3 की कर रहा है, 3 हुआ तो वो 4 की करता है। अब अगर प्राइस 2 है तो वो 5 की करेगा, अगर प्राइस 1 हुआ तो वो 6 की करेगा, 6 की करेगा। अब अगर हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल निकालना है तो इन यूनिट्स होता है, ये ध्यान में रखना, इन यूनिट्स होता है। तो हम क्या करेंगे? डिमांड ऑफ ए हाउस होल्ड में डिमांड ऑफ बी हाउस होल्ड को प्लस कर देंगे, तो टोटल हाउस होल्ड की जो डिमांड होती है वो मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाती है। अब ये रही ए हाउस होल्ड की और ये रही बी हाउस होल्ड की।
अब जब 5 रुपीज प्राइस है तो इसका 1 + 2 = हो गया 3, तो टोटल मार्केट की डिमांड आ गई 3। जब प्राइस 4 आया तो 2 + 3, तो मार्केट की डिमांड आ गई 5 यूनिट्स। जब 3 प्राइस आया तो 3 + 4, तो हमने प्लस कर दिया 3 + 4 7 आ गई। तो ये मार्केट डिमांड इन यूनिट्स आ रही है। जब प्राइस 2 हुआ तो 4 और 5 दोनों की ऐड करी तो 9 यूनिट्स आ गई मार्केट की डिमांड। अब जब प्राइस 1 आया तो 5 और 6 को ऐड किया तो 11 आ गई मार्केट की डिमांड। तो ये है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जब हम हाउस होल्ड ए यानी डिमांड ऑफ ए हाउस होल्ड और डिमांड ऑफ बी हाउस होल्ड का टोटल करते हैं, टोटल डिमांड ऑफ ए हाउस होल्ड एंड बी हाउस होल्ड, इट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, यानी 5 रुपीज जब प्राइस है तब मार्केट डिमांड जो है वो 3 यूनिट्स है। जब प्राइस 4 आया तो मार्केट डिमांड चल रही है 5 यूनिट्स। जब 3 प्राइस आया तो हमारी जो डिमांड मार्केट की डिमांड है वो चल रही है 7। जब प्राइस आया 2 तो मार्केट की डिमांड हो गई 9, लेकिन जब प्राइस आया 1 तो मार्केट की डिमांड हो गई 11 यूनिट्स। ठीक है, तो ये है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब आगे चलते हैं, हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाएंगे और मार्केट की डिमांड कर्व बनाएंगे बेस्ड ऑन द डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में और मार्केट डिमांड कर्व के बारे में हम सीखेंगे। देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब भी कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में लिखा गया इट मीन्स ग्राफ तो बनेगा। ये तो पक्की बात है कि अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेफिनेशन में आ गया तो वो ग्राफ है। ठीक है, अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे बनेगी? जैसे कि हमने पिछले शेड्यूल बनाया था, टेबल बनाया था, ये वाला है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इसका बनाएंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और फिर हम बनाएंगे मार्केट डिमांड कर्व, और इसका हम बनाएंगे मार्केट डिमांड कर्व। तो चलिए फटाफट से, पहले इंडिविजुअल डिमांड टेबल आपने बनाया तो उसमें देखो, अगर 5 रुपीज की वो डिमांड कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड है 1। अगर 4 प्राइस हुआ है कमोडिटी एक्स का तो डिमांड है 2। अगर प्राइस 3 आया तो डिमांड थी 3। अगर प्राइस 2 आया तो डिमांड है 4। अगर प्राइस 1 होता है उसका तो कमोडिटी एक्स का, तो डिमांड आती है उसकी 5। तो हमारा जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनता है वो एक तरह से स्ट्रेट लाइन, आप अपनी पेंसिल से ड्रॉ कर लेना, स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से, जिसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं। ठीक है, डिमांड कर्व, तो इसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना। मेरा तो यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इट्स ओके, बट आप स्केल से ड्रॉ करोगे। ठीक है, बराबर का गैप लेके। तो अब ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब आते हैं मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब अभी हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाया था ये वाला, इसमें हमने देखा था कि अगर प्राइस 5 है तो हाउस होल्ड्स दोनों की टोटल करके जो मार्केट डिमांड आती है वो 3 थी। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों हाउस होल्ड्स की प्लॉटिंग करेंगे, उसके बाद मार्केट की बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से पहले हाउस होल्ड की प्लॉटिंग कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है एक हाउस होल्ड की क्या आती है, एक हाउस होल्ड की डिमांड आती है 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2 पे उसकी डिमांड है 4 और 1 की आती है यहाँ। तो ये तो एक हाउस होल्ड की डिमांड आती है, सीधी बना लेना अपने स्केल से। और दूसरा हाउस होल्ड क्या करता है, जब प्राइस 4 है उसकी डिमांड 2 से शुरू होती है, और लेकिन जब प्राइस 4 आता है तो उसकी डिमांड 3 पे होती है। जब प्राइस 3 आता है तो उसकी डिमांड 4 पे होती है। जब प्राइस 2 आता है तो उसकी डिमांड 5 पे होती है, और प्राइस 1 के आने पे वो डिमांड 6 की करता है। तो हमने ये सेकंड हाउस होल्ड का भी बना लिया। तो ये दोनों बिल्कुल सीधी जाएंगी लाइनें आपस में, तो डिमांड ऑफ ए, डिमांड ऑफ बी। अब आएंगे मार्केट डिमांड कर्व की तरफ। अगर मार्केट डिमांड में जैसे हमने टोटल बनाया था, अगर 5 रुपीज है तो टोटल डिमांड 3 की है, तो वही हम प्लॉटिंग में करेंगे। ठीक है, प्राइस हमारा 5 है तो टोटल डिमांड आ रही है यहाँ 3 की। जैसे जैसे नीचे आता है प्राइस 4 आता है तो टोटल डिमांड कर्व कहाँ जा रही थी, टोटल डिमांड कर्व ऑफ कमोडिटी एक्स वो है 5 पे, तो ये रहा आपका 5 इस तरह से। जैसे ही नीचे आए हम थर्ड प्राइस, डिमांड उसकी मार्केट की बढ़ के यहाँ का होगी 7। जैसे ही 2 रुपए पे आया प्राइस तो डिमांड हो गई 9। जैसे ही प्राइस 1 आया तो हम इसको और एक्सटेंड कर लेना 11, तो ये आ गया 11।
ठीक है, इसको 11 पे ड्रॉ कर लेना, एक्सटेंड कर लेना। तो ये हो गया मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ए एंड बी, दोनों की डिमांड को जब प्लस किया जाता है तो मार्केट डिमांड आती है। ये जो बन जाती है इसको हम बोलते हैं, इसको आप कोई भी नाम दे देना, इसको हमने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल डी ऑफ मार्केट, डिमांड कर्व ऑफ मार्केट, डिमांड कर्व ऑफ ए, डिमांड कर्व ऑफ बी, ऐसे नाम दे दो। अब डिमांड कर्व जो मार्केट की होती है वो फ्लैटर होती है देन ए एंड बी, डिमांड कर्व ऑफ मार्केट इज मोर फ्लैटर, बड़ी होती है ना, क्योंकि वो दोनों का मिला के डिमांड है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड पे। देखो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में क्या लिखा हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि इट स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप between the price and the quantity demanded, keeping the other factors constant, ceteris paribus। अब ये लॉ ऑफ डिमांड जो होता है ना बेटा, लॉ ऑफ डिमांड बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली एक बिहेवियर है कंज्यूमर का, ठीक है, इस कंज्यूमर के बिहेवियर को बताया गया है, लॉ ऑफ डिमांड बोल दिया गया कि अगर प्राइस बढ़ गया, अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें क्या आता है, फॉल आता है। अब उसी को इनवर्स रिलेशनशिप बोला जाता है, अगर प्राइस गिरा तो क्वांटिटी डिमांडेड का क्या होगा, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब एक का बढ़ना दूसरे का कम होना, तो दैट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप। किसके अंदर, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे वो सारे कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसको सेट्रिस पैरिबस के नाम से भी जाना जाता है, तो थोड़ा याद रखना सेट्रिस पैरिबस वर्ड को। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज ये भी नाम से जाना जाता है, बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। फर्स्ट लॉ ऑफ परचेजेस क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेजेस सेम लॉ ऑफ डिमांड। नाउ assumptions, कुछ assumptions है बेटा जिसके बिना हम लॉ ऑफ डिमांड नहीं कर सकते हैं। वो assumptions है प्राइस ऑफ अदर गुड्स डू नॉट चेंज। प्राइस ऑफ अदर गुड्स का मतलब है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड्स इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था फर्स्ट पार्ट में। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होती है एक दूसरे की जगह पे यूज होती है, सबसे बड़ी एग्जांपल थी, फटाफट कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, दैट इज टी कॉफी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं जो एक दूसरे की जगह नहीं होती हैं, जो एक दूसरे के साथ रहती है। इसके बारे में फटाफट कमेंट करो, कम ऑन हरी अप, कमेंट इन कमेंट बॉक्स। यस, कार, पेट्रोल, इसके बारे में मैंने आपको सारा लास्ट वीडियो में बताया था। तो इनकी प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है, पहला assumption। लॉ ऑफ डिमांड तभी सक्सेसफुल होता है। इनकम में कोई चेंज नहीं है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर के उसमें कोई चेंज नहीं है, प्राइसेस जो फ्यूचर में कमोडिटी के बढ़ने या कम होने की कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो ये assumptions को लेके चलेंगे, इन assumptions के बिना लॉ ऑफ डिमांड हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये assumptions है तो लॉ ऑफ डिमांड। तो चलिए अब चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड कर्व। लॉ ऑफ डिमांड कर्व के लिए आपको पहले डिमांड शेड्यूल बनाना है। डिमांड शेड्यूल जो है सेम एज ए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का बनाएंगे कि 5 4 3 2 1, प्राइस 5, क्वांटिटी डिमांडेड 1, प्राइस 4, क्वांटिटी डिमांडेड 2, एक रुपया प्राइस गिरता जाएगा और 1 यूनिट से डिमांड बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आपका डिमांड शेड्यूल बन जाएगा और यही डिमांड शेड्यूल को आपने अपने डिमांड कर्व में प्लॉटिंग कर देनी है। हमेशा ध्यान में रखना ये नंबर एक्स वाई या क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ लेना है, प्राइसिंग कहाँ लेना है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना, नहीं तो कर्व में दिक्कत हो जाती है, फिर डायग्राम में नंबर नहीं आते हैं बच्चों के। तो पहले आप लेंगे प्राइस, प्राइस आपको लेना है वाई एक्सिस पे और क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो होती है हमारी एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब इसको प्लॉटिंग करेंगे डिमांड शेड्यूल को, यानी ये रहा प्राइस आपका, तो प्लॉटिंग शुरू कर देंगे। 5 रुपीज जब आपका प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड अगेन 1, जब प्राइस 4 आया, क्वांटिटी डिमांडेड 2, यही वाला शेड्यूल है। शेड्यूल को देख के यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे। प्राइस 3, डिमांड यूनिट्स है 3, प्राइस 2, क्वांटिटी डिमांडेड इज 4, प्राइस 1, क्वांटिटी डिमांडेड इज 5 यूनिट्स। तो इस तरह से हम स्केल से लाइन लगाएंगे सीधी डिमांड कर्व की। तो ये लॉ ऑफ डिमांड जो है, लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप है, हमेशा नेगेटिव बनता है, इसी तरफ आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव का मतलब होता है इनवर्स है, अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, लेकिन अगर प्राइस बढ़ता होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कम होती जाती है। तो इनवर्स रिलेशनशिप शो करना आपको लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है जी, तो ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे हम रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस क्या है, क्यों लॉ ऑफ डिमांड होती है,
और इसके अलावा हम इसमें करेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। एक होती है बेटा मूवमेंट, एक होती है शिफ्ट, और हम दोनों चीजें जो है अपनी नेक्स्ट पार्ट 3 में कवर करेंगे। उसके साथ साथ रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड बाय। और मैं बहुत जल्दी पार्ट 3 ला रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको एग्जाम्स में उसकी हेल्प मिल जाए। टेक केयर, गुड बाय।